इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो वर्क डन भी हो सकता है। वर्क से रिलेटेड मैंने आप लोगों से दो फॉर्मूले भी बताए थे। ये आप लोगों की नॉर्मल वेक्टर फॉर्म है। वर्क तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। क्योंकि जब आपको वर्क डन चाहिए होता है मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव वर्क डन, तो उस केस में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक ही साइड में लेना होता है, ठीक है। और जब आप ये डॉट हटाते हैं तो यहाँ पे आपका कॉस आता है। ये आपकी कंपोनेंट फॉर्म है वर्क डन की, कंपोनेंट फॉर्म। ज़्यादा डीपली अगर आपको जानना है तो आप लोगों को 11th क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भी वर्क डन ग्रेविटी से कैसे कनेक्टेड होता है। वर्क डन ग्रेविटी से कैसे कनेक्टेड होता है, पहले मैं आप लोगों से थोड़ा ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद घूमकर या फिर सीधा स्ट्रेट लाइन में वापस इट विल कम टूवर्ड्स अर्थ। क्यों? क्योंकि इसको कौन अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ आता है, ठीक है। देखो, जैसे कि अगर मान लें हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाता है तो उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? ग्रेविटी एक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है हमेशा, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम इस चीज़ को वर्क के कोरस्पॉन्डिंग अगर जोड़ दें तो कैसे होगा। देखो, हमारे पास एक नॉर्मल चीज़ है कि हम अब तक मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आपके पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अगर आप इस बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट उधर की डायरेक्शन में होता है। तो हम ये कंसेप्ट अब तक डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल के लिए कि बॉडी आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स सर्टेन हाइट पर। किस पर? सर्टेन हाइट पर। अगर मैं इस बॉक्स पे फोर्स लगाऊं पीछे की तरफ से तो इस बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होता है। तो कह देते हैं भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इसका मतलब हमारे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से जब दो चीज़ें आपस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होती है तो दोनों के बीच में एंगल 0 बनता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो हर एक केस में मैंने आप लोगों से बताया था, इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है पॉजिटिव होता है, इस केस में वर्क डन 0 होता है और इस केस में वर्क डन मेरा नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप लोगों को ये चीज़ें समझने के लिए पीछे वीडियो पे डिपेंड रहना पड़ेगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्क है ग्रेविटी कंसेप्ट में कैसे होता है। ग्रेविटी कंसेप्ट आप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होगे ना कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें तो ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास ये कोई भी मतलब सर्टेन हाइट है, ठीक है। आपको मतलब कह देते हैं भी आपको सामान लेके नीचे से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सामान लेके जाना है। तो एक केस अभी आप या तो आप सीधा इसको ऊपर लेके चले जाएं, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे स्टेयर्स का सहारा ले लो। यू कैन मूव इजीली अप टू द पॉइंट बी बाय द हेल्प ऑफ स्टेयर्स। क्लियर? अब जब आप स्टेयर्स की हेल्प लोगे तो इसका मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे दो तरीके से आप जा रहे हो। देखो देखो, अगर आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जो तब आप यहाँ पे पहुँच रहे हो। यानी कि मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, मतलब यहाँ पे दो केस हैं भी, सामान आपका ये आपकी नीचे वाली लाइन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भी जा रहा है और साथ में आप सी से ए की तरफ भी मूव कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, आप इधर भी मूव कर रहे हो, सी से ए की तरफ भी मूव कर रहे हो, और दूसरा आप ऊपर की तरफ भी मूव कर रहे हो। दो स्टेप आपको दिख रहे हैं ना, आप हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहे हो, दूसरा आप वर्टिकली भी मूव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो आपका सीधा ही कंसेप्ट रहेगा कि जो आपका वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे वर्टिकल की है, ग्रेविटी की है। किसकी बात है? ग्रेविटी की। अब एक बात समझिए आप लोग, जब आप सर्टेन हाइट पे जा रहे हो उस टाइम पे आप
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो। कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे तो हमने फोर्स ले लिया, ठीक है। ये फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट के लिए रहेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए रहेगा। मैं बिल्कुल बेसिकली लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका मास है, ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये हॉरिजॉन्टल थिंग्स के लिए है भाई, आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो अलोंग विद ग्राउंड, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्टिकल कंसेप्ट लें, वर्टिकल कंसेप्ट का मीनिंग क्या है बच्चे? सर्टेन हाइट। अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करेगा, मतलब बॉडी का अपना मास रहेगा, उसको ग्रेविटी मतलब अट्रैक्ट करेगी नीचे की तरफ। तो आपका ये फोर्स रिप्लेस होके किसमें बन जाएगा? वेट बन जाएगा। और वेट क्या होगा? आपका मास, और ये एक्सेलरेशन आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे ग्रेविटी बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे वर्क बनेगा मास इनटू ग्रेविटी। वैसे चीज़ दोनों एक ही हैं, दोनों का यूनिट आपका न्यूटन है। ये आपका फोर्स है, ये भी आपका फोर्स ही है, ये टूवर्ड्स ग्राउंड है या फिर अपसाइड फ्रॉम द ग्राउंड है, लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए है। समझ गए ना? अब W इज इक्वल टू क्या है आपका? mg। अब ये चीज़ आपको लेनी है। अब यहाँ पे आप लेंगे छोटी छोटी बातें कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा, मतलब किस तरीके की यहाँ पे कंसेप्ट आप इंक्लूड करेंगे। समझ गए ना? अब एक बात सुनिए, हम ले रहे हैं W इज इक्वल टू कितना? mg ले रहे हैं, ठीक है। और हमें एक चीज़ देखो, ये मैंने फोर्स और वेट दोनों एक ही चीज़ से टेंड करते हैं, तो हमें पता है जो आपका वर्क है वो क्या है? फोर्स इंटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। चल गई ये बात, तो हमें नॉर्मली पता ही चल गई है कि जो हमारा फोर्स है, वो फोर्स जो होता है वो हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट होता है वो हमारा होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है, ठीक है। और जो मैंने बोला है कि जो फोर्स और वेट दोनों चीज़ इक्विवेलेंट होती हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी लेंगे, मतलब फोर्स और वेट दोनों का यूनिट न्यूटन होता है। लेकिन ये अप और डाउन की वजह से हम उसको वेट से कनेक्ट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से हम उसको नॉर्मली फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। कोई बिग डिफरेंस नहीं है। और हमें पता है कि हमारा जो वर्क है, ये हमारा वेट, हाँ, जो हमारा फोर्स है, वर्क है, वेट को थोड़ा अलग बना लेते हैं। हम वेट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन्स वर्क और वेट में डिफरेंस रहे, ठीक है। जो हमारा वर्क है, वो वर्क हमारा रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हम इस फोर्स को रिप्लेस किससे कर देंगे? वेट से रिप्लेस करेंगे। और जब हम इसको वेट से रिप्लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा s, ठीक है। अब ये s आप लोगों को समझना है कि s है क्या, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस s का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को सामान को सर्टेन हाइट पे लेके जाना है, वो आपका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज A, और सेकंड पॉइंट इज व्हाट? B। तो हम सामान को यहाँ से लेके जाना शुरू करेंगे, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब हर एक स्टेप में हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। ये एक तरीके से डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और ये वाली हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, वो हाइट हमारी s इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? h बन जाएगा। क्या बन जाएगा? h। तो हम उस s को रिप्लेस कर सकते हैं इस h से, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे उस स्टेटमेंट को? ध्यान से देखिए। तो वी विल राइट दिस इज दैट इज व्हाट? mg और h। क्लियर? तो वर्क डन क्या मिला हमें? वर्क डन हमें मिला है W इज इक्वल टू mgh। ओके और नॉट ओके? तो हमारा वर्क डन ग्रेविटी की फॉर्म में mgh की फॉर्म में स्टोर रहता है। अगर कोई भी आपसे बोले कि हमें 10 किलोग्राम वेट को ऊपर की तरफ लेके जाना है, 10 मीटर हाइट पे ग्रेविटी हमें पता है, तो उस तरीके से हम इस कंसेप्ट को वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो हमारा वर्क डन है, वो वर्क डन हमारा किस फॉर्म में रहेगा? mgh की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और आप आसानी से अपना वर्क का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और हमें पता है ये जो mgh है, एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएँ कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब हम उसको सर्टेन हाइट पर लेके जा रहे हैं। अगर सर्टेन हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है तो एनर्जी इज वन काइंड ऑफ वर्क। तो हम वर्क को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? एनर्जी की फॉर्म में, और उसको लिख सकते हैं भाई W इज इक्वल टू mgh। ओके और नॉट ओके? तो सिंपली वी ड्राइव दिस फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ वर्क डन अंडर ग्रेविटी। अगर आप लोगों से पूछेगा ना कि भाई वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो सिंपली वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर गेटिंग द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके और नॉट ओके? कई बार हम क्या बोलते हैं भाई, हम नॉर्मली क्या कहें,
हम क्या बोल रहे हैं, देखो हम लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, ठीक है, लिफ्ट के अंदर वैसे बैठे हैं तो हमारे अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वैसे तो हमारा वर्क डन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है W इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लें और डिस्प्लेसमेंट आपका है ही नहीं हॉरिजॉन्टली, तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो पूछेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, भाई ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो आप क्या करोगे, बॉडी का मास इंक्लूड करोगे, ग्रेविटी उस पर लगाओगे और कितनी हाइट पे आप जा रहे हो, तो आप आसानी से वहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो ये बहुत एक सिंपल मेथड है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन का वैल्यू। इसलिए आप स्टूडेंट इस चीज़ को फोकस करें और ध्यान रखें कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ से वर्क डन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके और नॉट ओके, बहुत सिंपल बेसिक इक्वेशन है समझने के लिए। बट ये है, अब आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें, क्योंकि जब बॉडी आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या लेंगे, नेगेटिव साइन इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बॉडी आपका नीचे की तरफ आएगा उस टाइम पे आप पॉजिटिव। लेकिन आप ग्रेविटी कंसेप्ट लेते हैं तो वो चीज़ आप 11th क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक आपका नॉर्मल कंसेप्ट है भी, W इज इक्वल टू mgh। तो ये हमारा अगेंस्ट या अंडर द ग्रेविटी फॉर फाइंडिंग द वर्क डन वैल्यू। वर्क का यूनिट डिस्कस करना है भी, वर्क का यूनिट क्या है, फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन द एसआई सिस्टम यूनिट एंड द सीजीएस सिस्टम यूनिट। अब एक बात सुनिए, हमने लिखा है वर्क, और वर्क इज इक्वल टू क्या, हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। हमने लिखा वर्क और वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब यूनिट आप दो जगह डिस्कस कर सकते हो, एक आपका एसआई सिस्टम है, दूसरा आपका यहाँ पर सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, एसआई सिस्टम को दूसरा नाम एमकेएस सिस्टम भी दे सकते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको सीजीएस को तो हम सीजीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या पता चलेगी। जो एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मीटर होती है। तो हमारी इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, और पर्टिकुलर नाम से हम इसको जानते हैं जूल। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एसआई सिस्टम की यूनिट की बात करें तो वर्क डन की हमारी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या बनेगी, इसको हम बोलते हैं डाइन। ठीक है ना, न्यूटन को। और ये हमारे ये मीटर का क्या बन जाएगा, हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। और इस यूनिट को एक पर्टिकुलर फिक्स नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। ठीक है, तो हमारा जो एसआई सिस्टम में वर्क का जो यूनिट बना वो हाइफन जरूर लगाना आप लोगों को, न्यूटन मीटर, और वी कैन से दैट इज जूल। एंड वर्क का सेकंड यूनिट हम सीजीएस सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं, वो वर्क का यूनिट बना आपका डाइन सेंटीमीटर, जिसको यू कैन राइट इन नॉर्मल वर्ड्स दैट इज द अर्ग। अर्ग मीन्स दिस इज द सीजीएस यूनिट। ओके और नॉट ओके। तो वी कैन इंक्लूड मैनी थिंग्स इन दिस केस। तो सिंपली नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एसआई सिस्टम एंड द CGS system of units. How will you find out the relation between the SI system and the CGS system of the units? Clear? So very simple formula I am explaining here. You also will understand. Listen carefully. Okay. देखो, अब इसके लिए आप लोगों को देखना है कि जो हमारा फोर्स है, जो हमारा वर्क है, पहले SI सिस्टम वाला लिखो। फोर्स इनटू क्या लिखोगे आप उसको, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइन, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटीमीटर इज इक्वल टू जूल। Clear? And second thing we can say, very simple, that is the work done in CGS form. We can say is what? Now this is the this is the CGS system, अर्ग, this is the CGS system. ठीक है, और SI सिस्टम में क्या बनेगा, SI सिस्टम में वेरी नॉर्मल वी कैन से दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू न्यूटन, और क्या बनेगा मीटर, और इज इक्वल टू क्या बनेगा जूल। अब वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन SI सिस्टम एंड द CGS सिस्टम। अब लिसन केयरफुली, हमें पता है 1 जूल, सिंपली 1 जूल किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन वट मीटर। क्लियर? और 1 डाइन किसके बराबर, 1 अर्ग इज इक्वल टू वट, डाइन सेंटीमीटर। ओके और नॉट ओके। अब सिंपली बेसिकली यूनिट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन दैम। पहले आपको वर्क का फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, वर्क का फॉर्मूला देखिए क्या है, वर्क इज इक्वल टू वट, फोर्स इनटू वट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और फोर्स वी नो दैट इज वट, टेल मी, मास into acceleration into displacement. Okay or not okay? And one thing tell me, mass acceleration is equal to what, velocity upon time upon displacement. Clear? Step by step you will move, and velocity is equal to what,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये एक टाइम पहले से ही है, और ये आपका क्या बन गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को डी लिख रहा हूँ और यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, मास को मैं एम में डिनोट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, लेंथ को मैं लेंथ लिख रहा हूँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, इसको भी लेंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो टाइम है, टाइम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम को मैं कैपिटल टी से लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपका निकल गया एम, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया, एल इंटू एल क्या बन गया यहाँ पे, ये आपका बन गया एल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका टी स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा आपका नेगेटिव में। नहीं समझे स्टूडेंट्स? तो नॉर्मली ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे वर्क डन का, एक नॉर्मल यूनिट फॉर्म है। अब इसको कैसे लिखोगे एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में वर्क को कैसे लिखोगे, ये अनदर टाइप निकल गया वर्क का। तो वर्क को एसआई सिस्टम में क्या लिखोगे, मास किस में होता है, बताओ बच्चे, किलोग्राम में होता है, लेंथ किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, और टाइम किस में होता है, S-2 में होता है। और सीजीएस सिस्टम के लिए मास किस में रहेगा आपका, ग्राम में रहेगा, लेंथ किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, और टाइम आपका सेकंड में रहेगा। अब एक बात सुनो, ये आपका सीजीएस सिस्टम है, ये आपका एसआई सिस्टम है, ये आपका सीजीएस सिस्टम है। अब एसआई सिस्टम में हम और भी यूनिट्स को जानते हैं, इसकी भी वर्क की नई यूनिट निकल गई हमारी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इज इक्वल टू व्हाट, that is joule. Clear? Or second also we can take in the case of this is the SI system. In CGS system we can say work is equal to what, gram centimeter per square, S-2 is equal to what, this is equal to what, dyne meter equal to arc a centimeter. देखो अब मैंने वर्क की तीन यूनिट बना दी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके ना। तो अब वी विल फाइंड आउट रिलेशन के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट उठाना पड़ेगा, 1 जूल इज इक्वल टू, ये ही यूनिट उठानी है, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आप लोगों को। तो लीजिए क्या बनेगा आपका, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और S-2। क्लियर? अब इसको सीजीएस में बदलना है ग्राम और सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें एसआई और सीजीएस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राम कितना, किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम वी कैन गेट, मीटर स्क्वायर इजिकल टू व्हाट 100, मीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर वी विल गेट, ओके। और टाइम विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। तो राइट हियर 1000 ग्राम और 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर और S-2, okay student. So we can say 1000 100 it becomes what, 1000 00 gram centimeter square S-2. Tell me, gram centimeter square S-2 is equal to dyne, centimeter is equal to arc. Clear? So we can say this is equal to 1 2 3 4 5 6 7, so we can say 10⁻⁷ arc. Clear? So we can say 1 joule is equal to 10⁻⁷ arc, 1 joule is equal to 10⁻⁷ arc. So we got here relation between them, means we can say that 1 joule is equal to what, 10⁻⁷ arc. Very simple, this is very simple relation. In exam can ask from you that 1 joule is equal to 10⁻⁷ arc, or 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. आप निकाल सकते हैं इसको, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ग्राम। क्लियर? और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर ना? तो होमवर्क इज देयर, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है और मुझे बताना है कि भाई 1 न्यूटन कैसे 10⁵ डाइन के बराबर होता। ठीक है, दिस इज द होमवर्क स्टूडेंट। क्लियर? और आफ्टर सॉल्विंग इन कमेंट बॉक्स यू विल राइट द आंसर ऑफ इट देयर, मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए और मुझे बताइए कि आप लोग इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, पावर टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।